अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे PCl5, PCl3 एवं SOCl2 के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड, इन तीनों के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आपका OH ग्रुप है ना, वो अल्कोहल के OH ग्रुप की भांति ही व्यवहार करता है। हम जानते हैं कि अल्कोहल में भी क्या होता है, OH ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है OH ग्रुप। तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्कोहल का OH ग्रुप दोनों समान भांति व्यवहार करते हैं, एक जैसा बिहेवियर दोनों का हम देखते हैं। क्लियर है? तो अब आप जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को इन तीनों एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया RCOOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। हमने सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवाई PCl3 के साथ। तो बच्चों, PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाने पे ये आपको देता है RCOCl प्लस साथ में आपको यहां पर मिलेगा H3PO3। क्लियर? ये हो गई PCl3 के साथ अभिक्रिया। PCl3 का मतलब यहां पर हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम RCOOH की अभिक्रिया करवा देते हैं PCl5 के साथ। PCl5 के साथ अभिक्रिया करने पे ये आपको देगा RCOOH, साथ में आपको मिलेगा PCl3 और साथ में आपको मिलेगा HCl। ठीक है, तो यहां पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ भी हमारा हो जाएगा 3। एंड आप देख सकते हो कि Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पर आपके 5 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3H हमारे पास में यहाँ पर है, तो 3H यहाँ भी हमारे पास में बैलेंस्ड है। ठीक है, तो PCl5, 3RCOOH, PCl3 और हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा PCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 3 को रिमूव करती हूँ तो आप देख सकते हो कि 3 रिमूव होते ही हमारी सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। Cl हो गए 5, यहाँ पर हमारे पास में HCl है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास में 2 आ गए। क्लियर है? तो ये थी आपकी रिएक्शन किसके साथ, ये रिएक्शन थी आपकी, ये रिएक्शन है बच्चों आपकी PCl5 के साथ। PCl5 क्या होता है, ये होता है फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड। क्लियर है? तो पहली रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl3 के साथ कराई, फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड के साथ कराई, तो हमको RCOCl और H3PO3 मिल गया। यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 3 है, तो आप यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पर लगा सकते हो। नाउ इट इज बैलेंस्ड। सेकेंड रिएक्शन में हमने पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमें RCOH, PCl3 और साथ में HCl मिला। अब देखते हैं कि हम थर्ड केस में अगर इस RCOOH की SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, दिस इज योर थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चों थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो आप देखोगे कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा RCOCl, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको RCOCl मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अब 2 गैसेस का मिक्सचर मिलेगा, एक आपको SO2 मिलेगी, एक आपको HCl मिलेगा। ठीक है, तो जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें SO2 प्लस HCl 2 गैसेस का यहाँ पर मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड की, इसको सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है, यूज में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 गैसेस का मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है। क्लियर? तो PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे ही रिएक्शन देता है जैसे वो अल्कोहल के साथ देता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका रिएक्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हमारी है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब देखो क्या होगा कि जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, वो एक अमोनियम का आयन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम का आयन फॉर्म करेगा। अब अमोनियम का आयन फॉर्म करने के बाद जब आप इसको उच्च ताप पे गर्म करोगे, तो उच्च ताप पे गर्म करने के बाद यहाँ पर आपको अमोनियम आयन क्या दे देगा, आपको अमाइड दे देगा।
तो अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो हम देखते हैं। तो हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप RCOOH, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी अमोनिया के साथ, क्लियर। तो ये हमको क्या देगा, RCOO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ये बच्चों आपको क्या मिला, ये आपको अमोनियम का आयन मिला, ठीक है, ये आपको अमोनियम का आयन मिला, लेकिन किसके साथ, एसिटेट ग्रुप के साथ, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं अमोनियम एसिटेट आयन, क्लियर। अब जब आप इसको उच्च ताप पे गर्म करते हो तो यहां से जब H2O माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, RCONH2 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एसिटेमाइड। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे एसिटेमाइड। सिमिलरली ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर की सिंपल एलिफेटिक के साथ, RCOOH आपका सिंपल कंपाउंड था। अब मैं ये रिंग वाले कंपाउंड की बात करती हूँ कि अगर ये आपका एरोमेटिक हो, ये कैसा हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका एरोमेटिक हो, तो जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाओगे तो आपको अब क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा ये आपकी जो बेंजीन की रिंग है इसके ऊपर मिलेगा आपको COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो आयन बना है यहाँ पर, ठीक है, ये आयन जो बना है ये आपका रिंग के ऊपर बना है, क्लियर। तो अब मैं अगर इसको हीट करती हूँ और मैं इसमें से H2O को माइनस करती हूँ, हीट करके जब हमने इसमें से H2O को माइनस किया तो अब ये अमाइड ग्रुप आपको कहां पर मिलेगा, ये अमाइड ग्रुप आपको बेंजीन के रिंग के ऊपर मिलेगा, दैट इज योर CONH2। बेंजीन की रिंग के ऊपर आपको ये ग्रुप मिलेगा CONH2, और इस CONH2 को बच्चों हम क्या बोलेंगे, इस CONH2 को हम बोलेंगे बेंजामाइड। क्या बोलेंगे, इस CONH2 को हम बोलेंगे बेंजामाइड, क्लियर है। तो आप यहां पर देखोगे अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पे वो आपका जिस चीज से रिलेटेड है, जैसे हमने RCOH लिया तो वो अमोनियम का एसिटेट आयन बना रहा है और बाद में एसिटेमाइड आपको दे रहा है। बेंजीन के साथ रिएक्शन की तो एंड में हीट करने के बाद जब यहाँ से H2O का एलिमिनेशन हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर बेंजामाइड मिल रहा है, क्लियर है। तो ये थी आपकी कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। थर्ड कैटेगरी की तरफ ये है आपकी कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी अभिक्रियाएं। तो अब हम उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिसमें आपका COOH समूह जो है वो प्रयोग में आएगा। तो बच्चों COOH समूह प्रयोग में आना मतलब अब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ पर किसी बॉन्ड का विदलन नहीं होगा, बल्कि जो आपका COOH ग्रुप है वही अभिक्रिया में यहाँ पर पार्ट लेगा। तो देखिए पहली अभिक्रिया इसमें क्या होगी, इसको हम दो अभिक्रियाओं में वर्गीकृत करेंगे। पहला होता है आपका अपचयन और दूसरा होता है आपका विकार्बोक्सिलन, ठीक है। अपचयन का मतलब होता है उसको रिडक्शन करना और विकार्बोक्सिलन का मतलब है कि हम उसमें से कार्बोक्सिलेट ग्रुप को ही हटा देंगे। तो इसमें से मतलब इसका मतलब हुआ कि यहां से कार्बोक्सिलिक समूह का हटना। तो अब ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं में हमारा COOH ग्रुप जो है वो शामिल होगा। तो बच्चों पहली अभिक्रिया है आपकी अपचयन, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो देखिए अगर आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया RCOH, हमेशा अपचयन जो होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होता है, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छा अपचयक मानते हैं। लेकिन साथ क्या लेना है, यहाँ पर B2H6 आपको साथ में लेना है और H3O पॉजिटिव आयन से इसकी अभिक्रिया करवानी है। अपचयन मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपने कुछ लिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, अगर आप उसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ डायबोरेन की उपस्थिति में करवाते हो, डायबोरेन होता है आपका B2H6, इसको लेना आवश्यक है। अगर ये हमने नहीं लिया तो अभिक्रिया नहीं होगी। इसकी उपस्थिति में आपका जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो आपका एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको क्या देगा, ये आपको एल्कोहल देगा। तो कुल मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो उल्टा प्रोसेस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर एल्कोहल मिलेगा। तो ये पहली अभिक्रिया थी जिसमें किसी बॉन्ड का विदलन नहीं हुआ, बल्कि COOH समूह आपका पूरा ही शामिल है, क्लियर।
चलिए, तो बच्चों जो हमारी अब अगली अभिक्रिया है उसका नाम है वी कार्बोक्सिलन। इसका मतलब अब हम इसमें पढ़ेंगे डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और डी कार्बोक्सिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमको डी कार्बोक्सिलेशन करना है, मतलब हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर जब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करेंगे, कौन से अम्लों की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलेंगे ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हम कौन से लेके चलेंगे, हम सोडियम वाले लेके चलेंगे, ठीक है। और उसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, हम सोडा लाइम के साथ करवाएंगे। अब सोडा लाइम हमारा क्या होता है, सोडा लाइम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH बोलते हैं और CaO का 3 और 1 के अनुपात में एक मिश्रण होता है, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, CaO आपका कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, 3:1 में आपको यहाँ पर एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करके आपको क्या देगा, एक सिंपल आपको हाइड्रोकार्बन यहाँ पर देगा। तो देखिए होगा क्या, अगर आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक लवण लिया, लेकिन लवण किसका लेना है, सोडियम का लवण लेना है हमें ना, तो हमें क्या करना है, जब हम इसकी अभिक्रिया NaOH और CaO की उपस्थिति में करवाएंगे, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम की उपस्थिति में जब आप इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो यहाँ पर अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पर बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा सिंपल सा हाइड्रोकार्बन RH प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा Na2CO3, क्योंकि हम डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। तो डी कार्बोक्सिलेशन में वी कार्बोक्सिलन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, तो हमें यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर इसको हीट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी कार्बोक्सिलेट ग्रुप का कोई भी सॉल्ट लेके चले, NaOH और CaO सोडा लाइम जिसको हमको 3:1 में लेना है, उसकी प्रेजेंस में अगर आपने इसको हीट किया तो आपको क्या मिला, आपको एक सिंपल हाइड्रोकार्बन मिला। सिंपल हाइड्रोकार्बन मतलब हमें यहाँ पर RH मिला, इसको हम सही तरीके से बना लेते हैं RH, और एक हमको Na2CO3 मिला। ये RH क्या है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है और ये आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है जिसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन है। अब बच्चों होगा क्या, जब हम ये डीकार्बोक्सिलेशन की अभिक्रिया करवाते हैं तो आप देख रहे हो कि हम इसको हीट भी करते हैं, सोडा लाइम का हम यहाँ पर मिक्सचर भी लेते हैं। तो होगा क्या, जब हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हम यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट एसिड हम लेके चले हैं, RCOO एंड Na हम जो लेके चले हैं, वहां से जो हाइड्रोकार्बन आपको मिलेगा ना, तो वहां पर हाइड्रोकार्बन के जो कार्बन होंगे उसकी संख्या जो आप एसिड लेके चले हो उससे दुगनी होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा यहाँ पर होता है तो हम इस मेथड को बोलते हैं कॉल्बे का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। क्या कहेंगे, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस मेथड को बोला जाएगा कॉल्बे का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो ये प्रोसेस हमारी क्या हुई, ये प्रोसेस का नाम हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, और कार्बन डाइऑक्साइड कब रिमूव होगी, जब हम 3:1 का यहाँ पर NaOH और CaO का रेशो लेके चलेंगे। क्लियर है, तो डीकार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है आपका हाइड्रोकार्बन कार्बन भाग में प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। ये आपकी आखिरी अभिक्रियाएं हैं, और हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन होना मतलब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो भी अभिक्रिया होगी उसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन को सम्मिलित करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब COOH जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो पहली अभिक्रिया हम जो इसमें पढ़ेंगे वो होगी आपकी हैलोजनन, और दूसरी अभिक्रिया आपकी होगी यहाँ पर वलय का प्रतिस्थापन। अब पहली अभिक्रिया है हैलोजनन। हैलोजनन करने का मतलब होता है हैलोजन को जोड़ना, और दूसरी अभिक्रिया है वलय जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, और ये होगा आपका फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहली अभिक्रिया क्या है, हैलोजनन। हैलोजनन का मतलब हैलोजन को X2 को जोड़ना। अब बच्चों आप क्या देखोगे
कि अगर आपने किसी भी, जैसे आपने लिया यहाँ पर CH3CH2COOH, ठीक है, इसकी अभिक्रिया में अगर आप X को ऐड करते हो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, क्या लेना है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अगर हमने इसको गर्म किया, अब ये जो X है ना, ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें करना है हैलोजनन। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। नोट, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पे ही होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपकी ये अभिक्रियाएं पूर्ण नहीं होगी। तो आप देखोगे कि CH3CH2COOH, ये जो आपका X है ना, चाहे आपने फ्लोरीन लिया है, क्लोरीन लिया है, ब्रोमीन लिया है या आयोडीन लिया है, तो ये आपका X यहां पर जुड़ जाएगा। किस पे जुड़ेगा, जहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा। क्लियर है? तो ये बनता है आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस अभिक्रिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है, इसका नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। नाम थोड़ा सा टफ है, ध्यान से समझिएगा। हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मार्क कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं कि किसी भी अभिक्रिया में अगर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो अगर आप उसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ, लाल फास्फोरस के साथ करवाते हैं, तो आपको यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा और X वहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। क्लियर? अब रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोकार्बन बनता है और आप देखेंगे कि वलय होता है, उसमें आपके पास में आखिरी अभिक्रिया है वलय प्रतिस्थापन। वलय प्रतिस्थापन का मतलब है कि अगर आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, लेकिन कंडीशन क्या है, वो होना चाहिए आपका एरोमेटिक। क्लियर? एरोमेटिक की रिएक्शन अगर आप HNO3 प्लस H2SO4 के साथ करवाते हो, तो जब भी ये वलय प्रतिस्थापन होगा, आपको ध्यान रखना है कि ये मेटा निर्देशित होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाऊं तो मेटा वाली स्थिति आपकी ज्यादा स्थायी है, तो मेटा स्टेबल होगा। तो आप यहां देखोगे कि यहां पर COOH के साथ एक स्पेस छोड़ के यहां पर NO2 जुड़ जाएगा। क्लियर इतना? तो यहां पर अगर मैंने अभिक्रिया HNO3 H2SO4 के साथ करवाई, तो NO2 मेरा मेटा वाली पोजीशन पे जुड़ेगा। मेटा वाली पोजीशन होती है आपकी तीसरे नंबर की, क्योंकि ये कैसा है, ये आपका मेटा निर्देशित है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया देखो, हमने दोबारा से यहां पर बेंजोइक एसिड लिया है, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, रिंग के ऊपर आपका COOH। अब मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई Br2FeBr3 से। ठीक है, सिंपल सी बात है, ब्रोमीन डाला है, तो दोबारा से होगा क्या, मेटा वाली पोजीशन पे आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बना, ये आपका मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बना। लेकिन इन दोनों अभिक्रिया का भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनको हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। इससे पहले मैंने दो अभिक्रिया और बताई, कोल्बे का इलेक्ट्रोलाइसिस और साथ में हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक अभिक्रिया में आपने देखा कि हमने जो कोल्बे का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि यहां पर जो हमने ग्रुप लिया है 3:1 में, ठीक है, ये 3:1 में जो आपने ग्रुप लिया है, यहां पर आगे जाके RH का निर्माण होगा। ये RH क्या होता है, ये आपका हेलो एल्केन होता है। क्लियर? तो ये कोल्बे के इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको ध्यान रखना है कि निर्माण जो होगा वो आपका हाइड्रोकार्बन का होगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के कुछ उपयोगों के बारे में कि दैनिक जीवन में हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ कहाँ पर उपयोग में आते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम डील करेंगे किन के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोगों के बारे में। क्लियर?
हम किसके उपयोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा टॉपिक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ काम आते हैं, हम उनके उपयोगों के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर मैं सबसे कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करूं तो वो होता है आपका मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होगा। क्लियर है? मेथेनोइक अम्ल में एक कार्बन होगा, तो मैं बात कर रही हूं मेथेनोइक एसिड की। मेथेनोइक एसिड मतलब मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब ये जो आपका मेथेनोइक अम्ल है ना, ये बहुत उपयोगी है उद्योग जगत में। अगर आप बात करोगे चमड़े की, अगर आप बात करोगे वस्त्र की, अगर आप बात करोगे सुगंध पूर्वक किसी भी पदार्थ की, अगर आप बात करोगे रबड़ की, तो इन सारी इंडस्ट्रीज में इस मेथेनोइक अम्ल का बहुत ज्यादा उपयोग है। क्लियर है? चलिए, तो मेथेनोइक अम्ल मतलब उसमें एक ही कार्बन होगा। दूसरी हम चर्चा करते हैं एथेनोइक अम्ल के बारे में। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। अब ये एथेनोइक अम्ल हमारा कहां प्रयोग में आता है? एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और मैंने आपको बताया कि जहां पर आपकी खाद्य वस्तुओं की बात होती है, जिसमें सिरके का प्रयोग होता है, विनेगर का प्रयोग होता है, वहां पर हम एथेनोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर एथेनोइक अम्ल कहां प्रयोग में आता है? खाद्य पदार्थों में। किसके रूप में? सिरके के रूप में। क्लियर है? तो सिरके के रूप में आप इसका एथेनोइक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेथेनोइक अम्ल तो आपका इंडस्ट्री में जहां पर वस्त्र, सुगंध, चमड़ा, रबड़ आदि बनाए जाते हैं उन इंडस्ट्रीज में काम आता है, और एथेनोइक अम्ल आपका खाद्य वाली इंडस्ट्री में काम आता है। क्लियर? चलिए, तीसरा मैं लिख रही हूं यहां पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मतलब होता है आपका बेंजोइक अम्ल। बच्चों, बेंजोइक अम्ल मेजरली सुगंध को प्रकट करने के काम में आता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर हम कुछ ऐसे केमिकल का निर्माण करते हैं जिसमें हमें सुगंध को पहुंचाने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो हम इसका प्रयोग सुगंध कारक के रूप में करते हैं। क्लियर इतना? अब एक एसिड आपके पास में होता है हेक्सेन डाइओइक एसिड, जिसको हम कहते हैं हेक्सेन का डाइओइक अम्ल। क्या कहते हैं? हेक्सेन डाइओइक एसिड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हेक्सेन का डाइओइक अम्ल। ठीक है, अब ये जो हेक्सेन डाइओइक एसिड है ना, ये आपका नाइलॉन 6,6 बनाने के काम में आता है। आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ेंगे पॉलीमर्स, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप नाइलॉन 6,6 का निर्माण करते हो। पर अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि हेक्सेन डाइओइक एसिड से हमारा नाइलॉन 6,6 बनता है। तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल क्या बनाने के काम में आया? ये आपका नाइलॉन 6,6 के निर्माण में काम आता है। इतना क्लियर? तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के कुछ उपयोग। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उसमें आपका जो सबसे ज्यादा यूज में आता है वो आपका मेथेनोइक और इथेनोइक अम्ल आता है। उसके बाद में बेंजोइक अम्ल जो है वो सुगंध के कारक के रूप में प्रयोग होता है। आपका हेक्सेन डाइओइक अम्ल जो है वो आपका नाइलॉन 6,6 के निर्माण में काम में आता है। क्लियर है? अब अगर इससे उच्च वाले, अगर आप मतलब उच्च का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन ज्यादा है, उन अम्लों की बात करोगे तो वो अम्ल आपके खाद्य वाली जो इंडस्ट्रीज होती है आपकी, जिसमें हम खाने के मटेरियल्स की बात करते हैं, उनके निरीक्षण, उनके परीक्षण में काम आता है। तो बहुत सारे अम्ल ऐसे भी हैं जिनको आप खाद्य के रूप में प्रयोग में लेते हो। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर
आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आज के लेक्चर में हमने मुख्य रूप से क्या चर्चा की, हमने चर्चा की कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आपकी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और लास्टली हमने पढ़ा कि उपयोग क्या क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल के हमारे दैनिक जीवन में। तो ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई नो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट अगर आप सारी वीडियोस को अच्छे से समझ के करेंगे तो इट विल बी क्वाइट ईजी। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है हमारे एमीन्स। बट अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, नोट्स या फिर किसी डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।